अस्सलाम वालेकुम। कल हम लोगों ने किया था लास्ट चैप्टर 21 न्यूक्लियर फ़िज़िक्स। आज उससे पिछला चैप्टर है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ये आखिरी जो 3 चैप्टर हैं ना, ये सारे एटम से ही रिलेटेड हैं और ये तीनों चैप्टर एनईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर किसी ने फ़िज़िक्स के अंदर 40 नंबर लेने हैं ना, तो उसको ये 3 चैप्टर तो रटे हुए होने चाहिए। एक एक चीज़ उसको इसकी क्लियर होनी चाहिए, थ्योरी उसने 3-4 दफ़ा पढ़ी होनी चाहिए, तब जाके उसके 40 से ऊपर तो आ जाएंगे। बेशक वो पिछले चैप्टर इतने गौर से ना करे, ये वाले चैप्टर गौर से कर ले। अच्छा, ये इस चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा। इस चैप्टर के अंदर जो चीज़ें हमने करनी है उसके लिहाज से, एनईटी के लिहाज से, वो एक तो है रिडबर्ग्स इक्वेशन। रिडबर्ग्स इक्वेशन। उसके बाद है कलर्स ऑफ स्पेक्ट्रम के, और फिर है बोहर के पोस्टुलेट्स। उसके बाद डी ब्रॉगली इंटरप्रिटेशन, कि डी ब्रॉगली की इक्वेशन। डी ब्रॉगली इक्वेशन। फिर इस चैप्टर के अंदर और हमने करना है क्वांटाइजेशन ऑफ रेडियाई और क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, जो कि हमें बोहर से की मतलब पोस्टुलेट से हमने ड्राइव की है। फिर हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम, वो भी सेम रिडबर्ग्स इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। फिर एक्सरे प्रोडक्शन और लेज़र, ये 2 लास्ट के टॉपिक्स हैं जो कि एक तो थ्योरेटिक भी हैं और इनकी थ्योरी में से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। हमने एग्जैक्ट इसका कॉन्सेप्ट नहीं याद करना किस तरह वर्क करता है, हमने इसकी थ्योरी पढ़नी है कि थ्योरी के अंदर क्या क्या चीज़ें उसने इम्पोर्टेंट बताई है, कि उसकी कंपोजिशन क्या होती है। जिस तरह हीलियम नियॉन लेज़र है, इसके अंदर कंपोजिशन क्या होती है, और फिर लेज़र के यूज़ क्या होते हैं, लेज़र की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। कुछ इसके अंदर स्पेशल टर्म्स हैं, मेटास्टेबल स्टेट, वो क्या होती है। मतलब ये मेन चीज़ें पता होनी चाहिए, ज़्यादा डीप हमने इसमें नहीं जाना। अच्छा, तो चैप्टर शुरू करते हैं एनईटी के लिहाज से। मैं कौन सा एफएससी पढ़ा रहा हूँ, चलो। सबसे पहले इसके अंदर आता है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। When an atomic gas or vapor at a less atmospheric pressure is suitably excited, usually by passing an electric current through it, it emits radiation. कोई भी गैस या फिर एटम्स जब एक्साइट होते हैं, when excited, they emits a series of radiation. This series of radiation is called spectrum. Is called spectrum. स्पेक्ट्रम सीरीज़ ऑफ रेडिएशन होता है। 2 तरह के स्पेक्ट्रम होते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। इन दोनों में क्या फ़र्क है? लाइन स्पेक्ट्रम ऐसा स्पेक्ट्रम होता है जिसके अंदर हम 2 रेडिएशन को डिफ़र कर सकें, मतलब उसके अंदर एक उसकी सेपरेशन बनी होती है। और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ऐसा स्पेक्ट्रम होता है जिसके अंदर हम 2 रेडिएशन को डिफ़र नहीं कर सकते, वो आपस में एक पॉइंट पे मिक्स हो जाती हैं। कुछ उनका बीच वाला पॉइंट ऐसा होता है जो कि सिग्निफिकेंटली डिफ़र हो सकता है, लेकिन जब उनकी बाउंड्रीज़ होती हैं ना, वो आपस में मिक्सेबल होती हैं। और लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर उनकी बाउंड्रीज सेपरेट होती हैं। मतलब अगर डिफरेंस हो लाइन स्पेक्ट्रम और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के अंदर, तो मेन इसका डिफरेंस ये है कि वो सेपरेबल होती हैं लाइन स्पेक्ट्रम, और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम सेपरेबल नहीं होती। सही है। उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन कह रहा हूँ, एमसीक्यू, रिडबर्ग्स कांस्टेंट। रिडबर्ग्स कांस्टेंट ये रिप्रेजेंट होता है आर से, और इसकी वैल्यू होती है 1.0974 × 10⁻⁷ पर मीटर। ये वेवलेंथ के इसके यूनिट्स होते हैं पर मीटर।
सॉरी वेवलेंथ कह रहा हूँ, हाँ पर मीटर इसके यूनिट्स होते हैं वेवलेंथ के इन्वर्स के। और ये कांस्टेंट कब यूज़ होता है, ये कांस्टेंट हमारे पास किसी दो क्या ना नहीं किसी भी रेडिएशन की वेवलेंथ निकालने के लिए यूज़ होता है, वेव नंबर, और अगर उसका इन्वर्स करेंगे तो वेवलेंथ निकल आएगी। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है 1/λ इक्वल्स टू RH इंटू 1/p² माइनस 1/n²। अभी जब आगे आएगा तब पता चलेगा ये p² और n² क्या है। सही है। तीन जो स्पेक्ट्रम होते हैं ना, उसके अंदर जो हमारे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमारे पास 5 तरह की सीरीज़ देता है। मतलब हमने अपने कोर्स के अंदर 5 तरह की हैं, वैसे बहुत ज़्यादा भी होती हैं। सबसे पहली लाइमन सीरीज़, बाल्मर सीरीज़, पाश्चन सीरीज़, ब्रैकेट सीरीज़ और फंड सीरीज़। अब इन तीनों सीरीज़ की अगर हमने वेव नंबर, इन तीनों सीरीज़ के अंदर इन सब सीरीज़ के अंदर हमने अगर उसका वेव नंबर और वो निकालना है ना वेवलेंथ, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं जो अभी सामने मैंने लिखवाया। एंटी टेस्ट के अंदर, क्योंकि हमने कोर्स के अंदर 5 पढ़ी हैं, एंटी टेस्ट के अंदर एक एक्स्ट्रा सीरीज़ भी आती है। मतलब वो एंटी टेस्ट के अंदर उसका पूछा जाता है कि जब नंबर 6 n इक्वल्स टू 6 ऑर्बिटल के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन फॉल करता है तो वो कौन सी सीरीज़ होती है, तो ऐसी सीरीज़ को हम कहते हैं हम्फ्रे सीरीज़। ये n इन्फिनिटी टू n6, n इक्वल्स टू 6। बाकी जो हैं फंड, इससे नीचे आती है फंड सीरीज़, और इससे ज़्यादा पावर, इसके ज़्यादा एनर्जी होएगी इसकी। फंड सीरीज़ ये होती है n5 तक। फिर इसके बाद आती है ब्रैकेट सीरीज़, ब्रैकेट सीरीज़ होती है n4 तक, n4। इसी तरह फिर पाश्चन, बाल्मर और लाइमन। अच्छा, ये तो सिंपल हमने पढ़ा हुआ है कि कौन सी सीरीज़ कहाँ तक आके फॉल करती है। जो हमने इसके अंदर नई चीज़ करनी है ना, मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ, वो कैलकुलेट कैसे करते हैं। लाइमन सीरीज़ क्या होती है कि जब किसी भी ऑर्बिटल से फर्स्ट ऑर्बिटल के अंदर आकर इलेक्ट्रॉन गिरे, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, लाइमन सीरीज़। इसके लिए वेव नंबर का फार्मूला क्या होगा, R इक्वल्स टू R 1/1² माइनस 1/n²। n² क्या होगा, जिससे वो आके गिरेगा। इसका रीजन क्या होता है, ये अल्ट्रा वायलेट रीजन होता है, UV रीजन। सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है लाइमन सीरीज़ की। लाइमन सीरीज़ की सबसे छोटी वेवलेंथ भी, सबसे छोटी क्या नाम है सीरीज़ भी, क्या नाम है रेडिएशन भी, बाल्मर की सबसे बड़ी से ज़्यादा एनर्जेटिक होती है। और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इसकी कब होएगी, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इसकी तब होएगी जब ये 2 से आएगा, मतलब 2 से फॉल करेगा। 1 माइनस 1/2 की जगह 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 1/3, तो 3/4R। ये है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, 4/3R। ये क्या है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। और शॉर्टेस्ट कब होएगी, शॉर्टेस्ट तब होएगी जब हम n की जगह इन्फिनिटी डालेंगे। जब वो इन्फिनिटी से आएगा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और हाईएस्ट एनर्जी। वेवलेंथ और एनर्जी के अंदर इन्वर्स रिलेशन होता है, इस वजह से अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात हो रही है, इसका क्या मतलब है कि हाईएस्ट एनर्जी उस रेडिएशन की होएगी 1/इन्फिनिटी। और जब 1/इन्फिनिटी 0 होता है तो R आ जाएगा, तो और 1/R हो जाएगी इसकी वेवलेंथ। ये होगा वेव नंबर। और अगर लैम्डा की बात करें तो 1/R। इसी तरह सारी सीरीज़ की हमने लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ तैयार करनी है, और फिर उसको बाद में याद भी करना है कि ये हर अलग अलग की कौन कौन सी है, क्योंकि अलग अलग ही पूछी जाती हैं पेपर के अंदर। लाइमन सीरीज़ की सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसिक है ना, इसके अंदर ज़्यादा चीज़ याद करने वाली नहीं है, तो हमने डायरेक्ट इसको याद करना है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इसकी क्या है 4/3R, और शॉर्टेस्ट इसकी क्या है 1/R। 4/3R, और ये कितनी है वो 1216 एंगस्ट्रॉम।
और लॉन्गेस्ट ये है शॉर्टेस्ट, यहाँ एस लिख दो और लॉन्गेस्ट में लिखो 1/r और ये कितनी है 912 एंगस्ट्रॉम। तरीका मैंने बता दिया कैसे निकालते हैं शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अब मैं बस डायरेक्ट बताऊंगा किसकी क्या है। अब मैं तरीके से पूरा सॉल्व नहीं करूँगा। फिर आती है बाल्मर सीरीज़ कौन सी होती है, जब इन्फिनिटी टू सेकंड ऑर्बिटल के अंदर आए इलेक्ट्रॉन। अब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इन्फिनिटी से आए, थर्ड से सेकंड में भी आ सकता है, लेकिन जब इन्फिनिटी से आएगा तब उसकी सबसे ज़्यादा एनर्जी होएगी। जब थर्ड से आएगा 2 के अंदर तब उसकी सबसे कम एनर्जी होएगी इस सीरीज़ के अंदर। सीरीज़ कौन सी है, बाल्मर सीरीज़। और ये किस रीजन में फॉल करती है, ये फॉल करती है विजिबल रीजन में। विजिबल रीजन का मतलब है इसके कोई ना कोई कलर होगा इस सीरीज़ के अंदर एमिशन का। इसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का क्या मतलब है, क्या नाम है, लोएस्ट एनर्जी 36/5R और ये होता है 6563 एंगस्ट्रॉम। फिर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का क्या मतलब है, हाईएस्ट एनर्जी, और ये क्या होती है 4/R। ठीक है। फिर आती है पाश्चन सीरीज़। पाश्चन सीरीज़ कब होएगी, जब थर्ड के अंदर आके फॉल करेगा इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिटल के अंदर आके फॉल करेगा इन्फिनिटी या उससे ऊपर वाले किसी भी ऑर्बिटल से। सबसे ज़्यादा एनर्जी कब होएगी, जब इन्फिनिटी से फॉल करेगा, और जब इन्फिनिटी से फॉल करेगा तो उसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होएगी। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पे क्या होगा 9/λ। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पे क्या होगा 144/7R। सॉरी यहाँ लैम्डा नहीं, यहाँ आर आता है। और ये किस रीजन में फॉल करती है, ये करती है इंफ्रारेड रीजन में। उसके बाद आता है ब्रैकेट सीरीज़। ब्रैकेट सीरीज़ 4 से रिलेट करता है, मतलब फोर्थ ऑर्बिटल में जब आके इलेक्ट्रॉन स्टॉप करेगा। ये भी इंफ्रारेड रीजन में होती है और इसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है 400/9R और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है 16/R। अगर हमने जनरल फार्मूला निकालना हो इस चीज़ का, क्या नाम है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का, तो हम क्या करेंगे, हम n/r ले लेंगे। देखो ये है जनरल फार्मूला ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। लाइमन के लिए n1 डालो, बाल्मर के लिए 2 डालो, फिर पाश्चन के लिए 3 डालो और ब्रैकेट के लिए 4 डालो। वही चीज़ें आएंगी जो मैंने बताई थी। फिर फंड सीरीज़ भी इंफ्रारेड रीजन में होती है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ 900/11/R। लॉन्ग शॉर्टेस्ट वेव नहीं, ये लॉन्गेस्ट है और शॉर्टेस्ट इस फार्मूले से बेशक निकाल लो। शॉर्टेस्ट क्या आएगी 25/R। सही है। उसके बाद एक आता है नंबर ऑफ़ ट्रांजिशंस, कि अगर मैं अपना इलेक्ट्रॉन फॉल कराता हूँ लाइमन सीरीज़ के अंदर तो कितनी नंबर ऑफ़ ट्रांजिशंस होएंगी उसके, जब तक वो अपनी फर्स्ट ऑर्बिटल तक आएगा तो उसके अंदर कितनी ट्रांजिशंस हो चुकी होंगी। तो इसके लिए एक फार्मूला यूज़ होता है, मुझे वो अभी क्लिक नहीं कर रहा, उसका याद नहीं आ रहा, मैं ढूंढ के बताता हूँ, इतने आगे चलते हैं। फिर है बोहर मॉडल। बोहर ने पोस्टुलेट्स दिए थे जो कि रुदरफोर्ड से ज़्यादा एक्सेप्टेबल थे। रुदरफोर्ड मैंने कल बताया था उसका मेजर काम था न्यूक्लियस फाइंड करने, लेकिन बोहर ने फिर एक्सप्लेनेशन ये भी दे दी थी कि इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट के अंदर। अब बोहर के पोस्टुलेट से हमने आगे बहुत चीज़ें निकाली हैं, मतलब बोहर की मदद से हमने रेडियस निकाल लिया, क्वांटाइज एनर्जी निकाल ली और बहुत चीज़ें हमने उससे निकाल ली थी। अब बोहर के पॉइंट्स हैं क्या, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट इन विच देयर एंगुलर मोमेंटम इज़ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। बोहर कहता है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन ऑर्बिट के अंदर मूव करेगा जिनकी वो एंगुलर मोमेंटम किससे रिप्रेजेंट होता है mvr, इसके इक्वल होगा nh/2π के। फिर कहते हैं कि as long as the electron remain in an orbit its energy remains constant। energy remain constant in orbit। ये दोनों MCQ NETs में आ चुके हैं।
ये वाला भी आ चुका है और ये भी। एक आया था कि हु गेव द कॉन्सेप्ट दैट एनर्जी रिमेन कांस्टेंट इन द ऑर्बिट, तो बोहर है। फिर आता है कि व्हाट बोहर सेड दैट वाज नॉट इंक्लूडेड इन रदरफोर्ड, तो ये एनर्जी रिमेन कांस्टेंट इन ऑर्बिट, ठीक है। फिर आता है एमिशन और अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम एटम टेक्स प्लेस ओनली व्हेन इट्स इलेक्ट्रॉन अंडरगोज ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉन एनर्जी तभी एमिट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी ट्रांजिशन तभी होएगी व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप अप और डाउन एन ऑर्बिट, अदरवाइज उसके अंदर कोई ट्रांजिशन नहीं हो सकती जब तक वो ऊपर या नीचे नहीं जाएगा। हमेशा एनर्जी एमिट और एब्जॉर्ब तभी होएगी जब इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट के अंदर जंप करेगा या नीचे जाएगा या उससे ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा तो एक्साइटेशन होएगी और एनर्जी एब्जॉर्ब होएगी, नीचे आएगा तो डी एक्साइटेशन होएगी और एनर्जी एमिट होएगी। ठीक, सही है। अब ये वाला पहला पॉइंट है ना, इससे एक MCQ जनरेट होता है। वो कहता है व्हाट इज़ द रिलेशन with of momentum, एक मिनट, NH/2π, what is the relation of momentum with n, मोमेंटम का n के साथ क्या रिलेशन है। इससे देख के तो हमें क्या लग रहा है, ये इस फार्मूले से देख के तो हमें लगा डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि जो चीज़ ऊपर होती है उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है। यही लग रहा है ना सबको, डायरेक्ट रिलेशन, सीधा क्वेश्चन मैंने पूछ लिया, लेकिन असल में ये नहीं है। असल में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ नहीं है। लोग बोलेंगे मैं पागल हूँ, ये तो सीधा पता चला ये n से डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन नहीं है। ये मैं अभी प्रूव करूँगा कैसे नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये कैसे नहीं है मैं अभी प्रूव करके दिखाता हूँ। उससे पहले, इस प्रूफ करने से पहले हमें कुछ वो डेरिवेशन बतानी चाहिए कि रेडियस nth ऑर्बिटल का कैसे निकलता है। nth ऑर्बिटल का रेडियस मैं पूरी डेरिवेशन नहीं करूँगा, बस डायरेक्ट चीज़ बताऊँगा। Rn इक्वल्स टू n² डिवाइडेड बाय 4π² me²k। बस ये फॉर्म याद कर रखनी है, इसकी वैल्यूज़ इन सब की याद करने की ज़रूरत है। डायरेक्ट इस पूरे की वैल्यू क्या होती है, इस पूरे की वैल्यू होती है 0.529 n², या और यहाँ पे एंगस्ट्रॉम आता है। एंगस्ट्रॉम यूनिट है मीटर का। अब इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि हर रेडियस जब हम हर ऑर्बिट जब हम इंक्रीज़ करते हैं तो वो n² से उसका रेडियस इंक्रीज़ करता है। मतलब अगर R1 है वो 1 है एक स्टैंडर्ड के लिहाज से, तो R2 इसकी अगर रेशो लेंगे इसके साथ तो वो 4 टाइम्स होएगी, और R3 की रेशो 1 के साथ लेंगे तो वो 9 टाइम्स R होएगी, R1। इस क्वांटाइजेशन का ये मतलब है। अब इससे ही मैं वो पिछला वाला जो मैंने भी बताया था डायरेक्ट कैसे नहीं है वो प्रूफ करके दिखाऊंगा। ये याद रखना ये क्या चीज़ थी, क्या रिलेशन था, mvr इक्वल्स टू NH/2π। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि n के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है। लेकिन अब ज़रा इसके अंदर r की वैल्यू पुट करो ना, r की वैल्यू हमने क्या पढ़ी है, mvr, r की वैल्यू पुट करो, क्या है 0.529 n² इक्वल्स टू, अब ये 0.529 किसकी वैल्यू है, R1 की, NH/2π। एक n से कैंसिल, इधर लिख दो R1 क्योंकि ये R1 की वैल्यू mvr1। इस n को उधर ले जाओ। इन्वर्स हुआ है कि नहीं हुआ, पहले क्या नज़र आ रहा था, डायरेक्ट रिलेशन, और अब क्या बन गया, इन्वर्स रिलेशन। आंखें खुली की खुली रह जाएंगी ये देख के। इन्वर्स रिलेशन हमने बस क्या किया है, इस R के अंदर इसकी असल वैल्यू पुट किया जो ऑर्बिट के लिए होती है। इसको हम क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ रेडियस। अब इलेक्ट्रॉन या तो R1 में होगा या R2 के अंदर, इलेक्ट्रॉन बीच में नहीं हो सकता। अगर इलेक्ट्रॉन बीच में कहीं होता ना तो ये क्वांटाइजेशन ना होती कभी भी। इसका एक डिफ़ाइंड पाथ है और वो पाथ या तो R1 होगा या R2 होगा, या तो डायरेक्ट वो इतना 4 टाइम्स दूर होगा या R1 के अंदर होगा, बीच में वो कहीं नहीं पाया जा सकता।
इसको हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ रेडियस। इसके बाद आता है क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। इसका क्या मतलब है? क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का भी यही मतलब है, या तो एग्जैक्ट वो एनर्जी रिलीज़ करेगा जो R1 की थी, या वो नहीं करेगा। मतलब एग्जैक्ट वैल्यू हो सकती है एनर्जी रिलीज़ करने की, कोई बीच की वैल्यू नहीं आ सकती कि हम बोलें कि वो बीच में था, वहाँ से गिरा तो वो इतनी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट हो। अप्रॉक्सीमेशन नहीं होती इसके अंदर, एग्जैक्ट क्वांटाइजेशन होती है। क्वांटाइजेशन का मतलब ही ये है कि एग्जैक्ट वैल्यू। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट हम निकालते कैसे हैं? सबसे पहले तो थोड़ी सी हम उसकी वो करके देख लेते हैं डेरिवेशन। टोटल एनर्जी क्या होएगी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, ये क्वेश्चन भी आता है कि सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी किस इलेक्ट्रॉन की होएगी? जो पहले ऑर्बिटल के अंदर है n=1 में है या n=9 के अंदर है? तो सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी n=1 की, और इसकी सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी होगी, और इसकी सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी, यहाँ मैं लिख देता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा, काइनेटिक एनर्जी कम, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा। वो हम वेलोसिटी के फार्मूला के अंदर इसकी वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हैं। तो n1 जब होगा ना, तब उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होएगी। और वेलोसिटी ज़्यादा क्यों होएगी? ताकि वो ऑर्बिट के अंदर रोटेट करता रहे। अगर उसकी वेलोसिटी कम होएगी तो वो कोलैप्स कर जाएगा, वो अपने ही एटम के अंदर आके गिर जाएगा। तो अपनी उसने बाइंडिंग जोड़ने के लिए, रिपल्जन और अट्रैक्शन मेंटेन रखने के लिए, वो एक ख़ास स्पीड से, मतलब जब जितना हम उसको क्लोज़ लाते रहेंगे न्यूक्लियस के, उतनी उसकी स्पीड तेज़ होती रहेगी, ताकि वो अपनी मोशन को और अपनी उसको वो कर सके, कायम रख सके। वरना अगर वो स्लो हो जाएगा तो वो अंदर आके गिर जाएगा। ये हमने उसमें भी देखा होगा, वो मौत का खेल के अंदर जब बाइक चलाते हैं तो वो जब ऊपर आता है थोड़ा थोड़ा, जिस तरह वो ऊपर आता है वो अपनी स्पीड को तेज़ करता रहता है, और जब उसने नीचे से स्पीड से आता है, और अब जब उसने एक ख़ास ऑर्बिट के अंदर आ गया तो फिर वो उस ऑर्बिट की वेलोसिटी मेंटेन करता है। उसकी ख़ास, और उन्होंने पहले कैलकुलेट की होती है कि मैं अगर इस ऑर्बिट में चलूँगा तो मैंने इतनी वेलोसिटी से चलना है, और मैंने अटेन करने के लिए पहले तेज़ आना है, उसके बाद वापस से उस वेलोसिटी के अंदर आ जाना है। वरना अगर उससे ज़्यादा कम होगी तो वो गया, या तो ऊपर निकल जाएगा या वो नीचे गिर जाएगा। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी तो सेम ही रहेगी, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी किससे रिप्रेजेंट होएगी? KE²/2RN। RN क्या है? जो हमने पहले फार्मूला पढ़ा है, 0.5 to 9n²। फिर पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होएगी? पोटेंशियल एनर्जी -KE²/RN। और टोटल एनर्जी फिर किसके इक्वल होगी? -KE²/2RN। सही है। वैसे इसका फार्मूला क्या होता है? जनरल फार्मूला फॉर एनर्जी, E0 = 2π²E4mk²। ये याद रखना, क्योंकि डायरेक्ट भी फार्मूला भी वो पूछ लेता है, उनका एनर्जी वालों का कुछ नहीं पता, कुछ भी पूछ सकता है। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किसके लिए है? ये जब n=1 है। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये माइनस के साथ इसलिए लिखते हैं क्योंकि जितना हम इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाते रहते हैं उतनी एनर्जी कम होती रहती है। इलेक्ट्रॉन की अपनी एनर्जी बढ़ती है, लेकिन उसको निकालने की एनर्जी कम हो जाती है। ये इन्वर्स रिलेशन है इनका आपस में। फिर जब ये E2 होएगा तो ये हो जाएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब E2 होगा तो ये हो जाएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और E3 पे ये क्या हो जाएगा? -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबसे ज़्यादा गैप किस में है? E1 और E2 में। ये क्वेश्चन भी आता है कि सबसे ज़्यादा एनर्जी गैप किसके अंदर है, तो 1 के अंदर और 2 के अंदर है। और सबसे कम, आगे जितना जाते रहेंगे उतना एनर्जी गैप कम होता रहेगा, लेकिन कभी ज़ीरो नहीं होगा। ज़ीरो तभी होगा जब वो इलेक्ट्रॉन एटम के विसिनिटी से बाहर निकल जाएगा। जब उसके अंदर उसकी फ़ोर्स नहीं लग रही होगी तब उसका एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। वरना इलेक्ट्रॉन की विसिनिटी के अंदर कभी भी एनर्जी उसकी ज़ीरो नहीं हो सकती।
और उसके बाद ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इनर मोस्ट ऑर्बिट इज़, ऑर्बिटल वेलोसिटी वी, ऑर्बिटल सबसे अंदर वाले ऑर्बिट के अंदर इसकी वेलोसिटी होती है 2.19 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। ये इंपॉर्टेंट फिगर है, ये याद रखने का ज़रूरत है। उसके बाद आता है एक्साइटेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन पोटेंशियल। ये क्या चीज़ें? एक्साइटेशन पोटेंशियल वो होता है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू हायर स्टेट। वो एनर्जी जो कि किसी एटम को चाहिए होती है अपने इलेक्ट्रॉन को निचली स्टेट से ऊपर वाली स्टेट के अंदर पहुंचाने में। ग्राउंड स्टेट मींस उसकी अपनी स्टेट, या अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो हाईएस्ट मोस्ट उसकी स्टेट होएगी, जो भी उसका लास्ट शेल है, उससे उसको ऊपर लेके जाने में जो एनर्जी यूज़ होती है उसको हम क्या कहते हैं? एक्साइटेशन पोटेंशियल। सिंपल डेफिनेशन वाले सवाल भी आते हैं NET में, तो इस वजह से डेफिनेशन याद होनी चाहिए। द पोटेंशियल एनर्जी वो ये भी पूछ सकता है ये किस टाइप की एनर्जी है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी है। रिक्वायर्ड टू रेज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू हायर स्टेट। मैं इसलिए आराम आराम से बोलता हूँ, दोबारा लिखता हूँ ताकि मेरे बोलने से याद हो जाए। अच्छा, इसके अंदर एक नई बात ये है कि जो फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद मतलब उतना गैप अगले एक्साइटेशन पोटेंशियल में नहीं आता। मतलब अगर फॉर एग्जांपल फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, इसके हिसाब से हम देखें तो सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल 20.4 या 30 इस तरह के गैप्स होना चाहिए। लेकिन सेकंड पोटेंशियल एक्साइटेशन पोटेंशियल कम होता है बहुत, जिस तरह उस गैप से 12.1 होगा, 13.2 होगा, हर इलेक्ट्रॉन का डिफरेंट होता है। तो अब इस वजह से इनकी पैटर्न सेम नहीं रहता। फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल हमेशा सबसे ज़्यादा होगा, जो सेकंड पोटेंशियल होगा फिर थोड़ा कम होगा, फिर थर्ड उससे भी थोड़ा कम होगा, क्योंकि वो पहले से एक्साइट हो चुका है। अब उसको आगे एक्साइट कराने के लिए इतनी एनर्जी नहीं चाहिए होगी जितनी हमें उसको ग्राउंड स्टेट से ऊपर लाने में चाहिए थी। ग्राउंड स्टेट में सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए थी उसको अपनी एक्साइटेड स्टेट में आने की। अब वो एक्साइटेड स्टेट में आ चुका है, अब वो हमें उसको जितना मर्जी ऊपर लेके जाना है तो हमें उतनी एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी जितनी हमें उसको ग्राउंड स्टेट में दी थी। सही है। फिर आता है आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? ये केमिस्ट्री वालों को तो पता होगा, उनको बड़ा अच्छा इसका कॉन्सेप्ट होगा। आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है द पोटेंशियल रिक्वायर्ड फॉर आयनाइजेशन ऑफ एटम। आयनाइजेशन क्या होती है? कंप्यूटर जो इनकी ICS है वो सर पकड़ के बैठे होंगे, क्या केमिस्ट्री पढ़ने लग गए हैं। फिर आधी केमिस्ट्री तो फिज़िक्स के अंदर आई हुई है, कुछ चैप्टर उसके अंदर हैं, वो क्या नाम है, जो हमने केमिस्ट्री में भी पढ़े थे, सेम चीज़ें आधी फिज़िक्स के अंदर भी हैं। आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब है वो पोटेंशियल जो, अगर ये एक एटम है, अब ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ, और आखिरी शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होगी जो हमें इस इलेक्ट्रॉन को इस शेल से बाहर निकालने के लिए चाहिए होगी। दिस इज़ कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल इज़ कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। और सबसे कॉमन आयनाइजेशन एनर्जी है हाइड्रोजन की, और इसकी वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर आती है। व्हाट इज़ द आयनाइजेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन? तो हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी होती है 13.6 वोल्ट। हाइड्रोजन कितनी होती है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वोल्ट नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, देयर इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ एक्साइटेशन पोटेंशियल एंड ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन, सारे इलेक्ट्रॉन्स आयनाइज नहीं हो सकते।
आयनाइजेशन और पोटेंशियल सिर्फ उसका होगा जो सबसे बाहर इलेक्ट्रॉन होगा और आसानी से वही निकल सकता है, लेकिन एक्साइटेशन हम हर एटम की हर इलेक्ट्रॉन की कर सकते हैं, क्योंकि एक्साइटेशन के अंदर हमने उसको एटम से बाहर नहीं निकाला, हमने उसकी एटम की अट्रैक्शन के अंदर ही रखना है, लेकिन उसके ऑर्बिट चेंज करना है। आयनाइजेशन के अंदर क्या होता है, हम उस इलेक्ट्रॉन को एटम से ही बाहर निकाल देते हैं, तो इस वजह से हर इलेक्ट्रॉन की आयनाइजेशन नहीं हो सकती। आयनाइजेशन सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की होती है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जिनके ऊपर कम एनर्जी चाहिए होती है। अच्छा, उसके बाद 3 तरीके हैं एक्साइटेशन और आयनाइजेशन के। वो 3 तरीके कौन से हैं? तीनों तरीके बड़े मशहूर हैं। फ़ोटो आयनाइजेशन, फ़ोटो आयनाइजेशन का क्या मतलब है? फ़ोटो आयनाइजेशन या फिर एक्साइटेशन, इसका मतलब है कि हम एक फ़ोटोन ऑफ एनर्जी उसके ऊपर फॉल कराएंगे जिसकी वजह से उसकी एक्साइटेशन होगी, और अगर एनर्जी वो इतनी ज़्यादा होएगी कि हम उससे इलेक्ट्रॉन बाहर भी निकाल दें तो वो क्या होएगी? फ़ोटो आयनाइजेशन। फिर आता है बम्बार्डमेंट आयनाइजेशन। बम्बार्डमेंट आयनाइजेशन में क्या होता है, हम फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराते हैं एटम से। जब वो एटम के अंदर से गुजरते हैं ना, वो किसी ना किसी इलेक्ट्रॉन को हिट करते हैं और वो उसकी विसिनिटी से बाहर निकल जाता है, और कुछ की अगर एनर्जी कम होती है इलेक्ट्रॉन्स की तो वो फिर हिट करता है तो वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, उसकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी उसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है और ख़ुद वो एज इट इज़ बाहर निकल आता है। फिर है थर्मल आयनाइजेशन एनर्जी। थर्मल आयनाइजेशन एनर्जी में क्या होता है कि हम किसी एटम को हीट करते हैं, हीट करने से उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स वो हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब करते रहते हैं, एब्जॉर्ब करने से उनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती रहती है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है तो वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में जाते रहते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा हीट कर दो तो ऐसे एक स्टेट आती है कि वो अपनी इतनी ज़्यादा एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं कि वो अपने एटम को ही छोड़ देते हैं, फिर वो बन जाती है आयनाइजेशन एनर्जी। अब इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम आगे लेके चलें इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलने को, आयनाइजेशन को, तो आगे आते हैं एक्स रे का कॉन्सेप्ट। एक्स रे भी सेम आयनाइजेशन के कॉन्सेप्ट पे रिलाई करती है। अच्छा, एक क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज़ द ऑपोजिट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या ऑपोजिट ऑफ एक्स रे। तो एक्स रे का ऑपोजिट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ऑपोजिट है एक्स रे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि हम एक्सरे में क्या होता है, हम इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड कराते हैं और वो उसके इनर शेल में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता है। एक फोटोन जब उसको एक्साइटेशन मिलती है उस इलेक्ट्रॉन को और वो अपनी वापस स्टेट के अंदर आता है तो एक वो फोटोन एमिट करता है। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, उल्टा, हम फोटोन को एंटर कराते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन निकलता है। मतलब इसके अंदर हमने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन को एंटर कराया था और फोटोन निकला था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, फोटोन एंटर होता है और इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन के निकले से इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है जिसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब एक्सरे के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। एक्सरे का कॉन्सेप्ट है क्या? कुछ पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट्स होंगे एमसीक्यू, मैं उसके ऑप्शन नहीं दूंगा, असल में वो एमसीक्यू होंगे। एक्सरे ऑपोजिट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये एक एमसीक्यू है। अगला एमसीक्यू, इसका ऑर्डर होता है 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ। एक मिनट, (10⁻⁻10 मीटर से लेकर 10⁻11 मीटर तक इसकी रेंज होती है। उसके बाद जिसकी प्रोडक्शन कैसे होती है मैंने बताया था, एक इलेक्ट्रॉन आएगा बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आएगा जो अंदर के एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। ये बाहर चला गया, यहाँ पे एक विसिनिटी प्रोड्यूस होगी। ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा नीचे, जब ऊपर से इलेक्ट्रॉन नीचे जंप करेगा तो एक फ़ोटोन रिलीज़ होगा। उस फोटोन का ऑर्डर इस वेवलेंथ का होगा और उस फोटोन के पास एनर्जी भी होगी और अच्छी खासी एनर्जी होती है उसकी। अब करेक्टरिस्टिक क्या नाम है,
जब इलेक्ट्रॉन एल शेल से एम शेल से रिलीज़ होकर एम शेल में आएगा तो वो होती है अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा। जब वो एम शेल से रिलीज़ होके आएगा के शेल के अंदर तो वो होती है एक्स बीटा। 3-4 टाइप की एक्सरेज हैं, अल्फ़ा, बीटा और गामा। अल्फ़ा तब होएगी जब वो एल से जंप होकर के में आएगा, बीटा तब होएगी जब वो एम शेल से जंप करके के में आएगा। सही है। उसके बाद अच्छा 98% जो एक्सरे प्रोडक्शन का ये जो नुकसान है, एक्सरे प्रोडक्शन का ये नुकसान है कि जो हम इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड कराने के अंदर एनर्जी यूज़ करते हैं ना, 98% हमारी एनर्जी वेस्ट जाती है। 98% चांस होता है कि वो इलेक्ट्रॉन किसी भी इलेक्ट्रॉन को अंदर टच नहीं करेगा, ऐसे ही निकल जाएगा साइड से। हमने इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं और ऐसे ही वो निकल जाता है। 2% सिर्फ चांस होता है कि वो किसी इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड करेगा, इलेक्ट्रॉन को अंदर से निकालेगा, सिर्फ 2%। 98% इंसिडेंट एनर्जी इज़ वेस्टेड एंड ओनली 2% एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू एक्सरे। लेकिन वो जो 2% हम कन्वर्ट करते हैं ना, उस एक्सरे की एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि हम उसका हमारे लिए वो फ़ायदे में ही रहती है, हमें उसका नुकसान नहीं होता, क्योंकि एक्सरे की करैक्टरिस्टिक्स इतनी अच्छी हैं कि वो बहुत जगहों पे यूज़ होती है। जैसे वो मेडिकल डायग्नोसिस के अंदर ट्यूबरक्लोसिस में भी यूज़ होती है, कैंसर ट्रीटमेंट में भी यूज़ होती है, इंडस्ट्रियल यूज़ भी होता है, CT स्कैन में भी यूज़ होता है और CAT स्कैन में भी यूज़ होता है। ऊपर से अगर हमने एरोप्लेन्स के क्रैक्स निकालने हो, क्रैक्स फाइंड करने हो, उसमें भी यूज़ होता है। एक्सरे खुद अपने अंदर रिफ्लेक्शन भी करती है, रिफ्रैक्शन भी करती है, इंटरफेरेंस भी करती है, डायफ्रैक्शन भी करती है और पोलराइजेशन भी करती है। डायफ्रैक्शन हमने पढ़ी थी फर्स्ट ईयर के अंदर, जो ब्रैग्स इक्वेशन जब हमने निकाली थी उसके अंदर उसने डायफ्रैक्शन कराई थी NaCl क्रिस्टल के साथ, क्योंकि जो ऑर्डर ऑफ एक्सरे है ना वो मतलब वो रिलेट करता है NaCl की अंदर जो स्पेसीज है ना उसके साथ। उसकी भी 10⁻⁻10 है मीटर और एक्सरे की भी 10⁻⁻10 है। इस वजह से हम आसानी से इसको पास कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें NaCl के क्रिस्टल का स्ट्रक्चर भी पता चला था। एक्सरे की फ्रीक्वेंसी ग्रेटर दैन अल्ट्रा वायलेट रेज होती है, ये इम्पोर्टेंट बात है। UV से ग्रेटर एनर्जी होती है एक्सरेज की। UV से पहले आती है विजिबल, विजिबल से पहले ये पूरा स्पेक्ट्रम एक और चैप्टर में आता है, वो अलग से कराऊंगा, अभी ये बस याद रखो। उसके बाद एक्सरे की जो प्रोपगेशन होती है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, परपेंडिकुलर होती है अपनी नॉर्मल के। उसके बाद अनसर्टेनिटी विद इन एन एटम। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें क्या कहता है? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें कहता है कि हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन या एग्जैक्ट मोमेंटम दोनों इकट्ठे नहीं फाइंड कर सकते। इकट्ठे हम कभी भी एग्जैक्ट मोमेंटम और एग्जैक्ट लोकेशन किसी भी इलेक्ट्रॉन की एटम के अंदर फाइंड नहीं कर सकते। अगर हमें उसका मोमेंटम का पता चल गया तो हमें उसकी पोजीशन का नहीं पता होगा। अगर हमें उसकी पोजीशन का पता है एग्जैक्ट, तो हमें ये नहीं पता होगा वो किस स्पीड से रोटेट कर रहा है या किस मोमेंटम से रोटेट कर रहा है। ये फ़र्क है इसके अंदर। और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें यही कहता है। और ये प्रिंसिपल दिया किसने था? हाइजेनबर्ग ने दिया था। और इसकी इक्वेशन क्या है? सबसे पहले डेल्टा एक्स किस ऑर्डर का होता है? 10⁻⁻14। ये क्या है डेल्टा एक्स? ये है रेडियस ऑफ एन न्यूक्लियस। फिर डेल्टा पी किस तरह निकलता है? h/x से। उसके बाद इन दोनों का प्रोडक्ट एक्स पी ये किसके इक्वल होता है? डेल्टा एक्स और डेल्टा पी ये h के इक्वल होता है, h के। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये पेपर में आया हुआ है NET के अंदर। व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। बाकी हमने इस प्रिंसिपल के अंदर बस यही चीज़ याद रखनी कि ये कहता क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये कहता क्या है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम इकट्ठे हम फाइंड कभी भी नहीं कर सकते विद प्रिसीजन। अगर हमने फाइंड करनी है तो हम या तो सिर्फ उसकी पोजीशन फाइंड कर सकते हैं या उसका मोमेंटम। इन दोनों में से कोई एक चीज़ फाइंड कर लो, दोनों इकट्ठे आप कभी नहीं कर सकते। सही है। फिर उसके बाद आती है लेज़र।
ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर हमने मेन चीज़ें मतलब मेन टर्म्स कुछ याद करनी है कि ये एक तो लेज़र की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये हर बंदे को रटी भी होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लेज़र, लेज़र की प्रॉपर्टीज़ है कि प्रॉपर्टी है कि ये मोनोक्रोमेटिक होती है। मोनोक्रोमेटिक का क्या मतलब है? सिंगल वेवलेंथ, क्रोमेटिक। दूसरी यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल का मतलब है कि इसकी सिर्फ एक डायरेक्शन होती है, सारी लेज़र किसी और डायरेक्शन इधर उधर नहीं जाती, एक डायरेक्शन के अंदर इकट्ठे जाती हैं और बहुत टेंस होती हैं। ये कोहेरेंट होती हैं। कोहेरेंट का क्या मतलब होता है? इन फेज़। फिर शार्पली फोकस्ड होती हैं, शार्पली फोकस्ड, डेंस होती हैं बहुत ज़्यादा। फिर लास्ट है हाईली पोलराइज्ड। हाईली पोलराइज्ड भी उसी सेंस में आ जाता है, यूनिडायरेक्शनल। इनकी एक डायरेक्शन होती है, सिर्फ एक डायरेक्शन में फॉलो मूव करते हैं। फिर एक्सरे के अंदर हमने जो कॉन्सेप्ट्स मतलब हमें पता होने चाहिए, मेटास्टेबल स्टेट क्या होती है? मेटास्टेबल स्टेट इज़ अ हाई एनर्जी स्टेट in which an electron can stay for a longer time. Metastable state is a high energy state in which an atom can stay for a long time. एक मेटास्टेबल स्टेट एक ख़ास तरह की एक्साइटेड स्टेट है जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अपने नॉर्मल टाइम से ज़्यादा स्टे करता है। एक एक्साइटेड स्टेट के अंदर एटम अगर स्टे करता है 10⁻³ टाइम्स, 10⁻⁸ टाइम्स सेकेंड स्टॉप करता है। मेटास्टेबल स्टेट के अंदर वही एटम 10⁻³ सेकेंड स्टे करता है। और ये कितना फ़र्क है? 10⁵ का फ़र्क है। 1,00,000 टाइम्स का फ़र्क है, 1,00,000 टाइम्स, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इस वजह से हम मेटास्टेबल स्टेट को प्रेफर करते हैं लेज़र के अंदर। और मेटास्टेबल स्टेट हम क्यों यूज़ करते हैं? मेटास्टेबल स्टेट को हम पॉपुलेशन इन्वर्जन के लिए यूज़ करते हैं। पॉपुलेशन इन्वर्जन को हम पॉपुलेशन इन्वर्जन क्यों कहते हैं? पॉपुलेशन इन्वर्जन को हम पॉपुलेशन इन्वर्जन इसलिए कहते हैं क्योंकि जब कोई इलेक्ट्रॉन अपनी एक्साइटेड स्टेट में आता है तब वो एक्साइटेड स्टेट्स में 10⁻⁸ सेकेंड ठहरता है और वापस से ग्राउंड स्टेट में आ जाता है एनर्जी रिलीज़ करके। लेकिन अगर वो मेटास्टेबल स्टेट में चला जाए तो वो अपनी एक्साइटेड स्टेट के कंपैरिजन में ज़्यादा देर रहेगा अपनी मेटास्टेबल स्टेट में। जब वो थोड़ी ज़्यादा देर रहेगा उसके अंदर तो जो उसके पिछले इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि एक्साइटेड थे वो भी उसके साथ शामिल होते रहेंगे। मतलब जब 10⁻⁸ सेकेंड के लिए ठहरना था ना तो उसमें गैप आ जाएगा। जो पहले इलेक्ट्रॉन आया था वो जल्दी निकल गया, फिर दूसरे वाला जब निकलेगा तो उसमें गैप आ गया। लेकिन जब वो मेटास्टेबल स्टेट में जाएगा तो वो थोड़ी देर वहाँ रुकेगा। जब उसके रुकने की वजह से जो उसके पिछले इलेक्ट्रॉन थे वो भी उसके साथ आके शामिल हो जाएंगे तो एक पॉपुलेशन इन्वर्जन हो जाएगी। जो ग्राउंड स्टेट में जो सारे कंबाइंड थे इलेक्ट्रॉन वही जाके कंबाइन हो जाएंगे मेटास्टेबल स्टेट के अंदर और इकट्ठे निकलेंगे। और उनके इकट्ठे निकलने की वजह से एक डेंस इफेक्ट पैदा होगा। डेंस इफेक्ट और सेम डायरेक्शन में जो इफेक्ट पैदा होगा वो उसका हम फ़ायदा एडवांटेज लेते हैं उसके अंदर लेज़र के अंदर, क्योंकि लेज़र डेंस होती है, हाईली फोकस्ड होती है। और हाईली फोकस्ड क्यों हो पाती है? क्योंकि हम मेटास्टेबल स्टेट यूज़ करते हैं। मेटास्टेबल स्टेट की वजह से पॉपुलेशन इन्वर्जन होती है। पॉपुलेशन इन्वर्जन होने की वजह से सारे इलेक्ट्रॉन जो ग्राउंड स्टेट के अंदर थे इकट्ठे एक्साइटेड स्टेट के अंदर आ जाते हैं। सही है। उसके बाद एक कॉमन टाइप ऑफ लेज़र यूज़ होती है जिसे हम कहते हैं हीलियम नियॉन लेज़र। इसकी कंपोजिशन का हमें पता होना चाहिए। हीलियम नियॉन लेज़र के अंदर 85% हीलियम होती है और 15% नियॉन होती है। और हीलियम की मेटास्टेबल स्टेट है 20.61 पे। हीलियम मेटास्टेबल स्टेट ये कितने पे होती है? 20.61। और नियॉन की होती है 20.66 की। और ये दोनों लेज़र के अंदर इसीलिए यूज़ होते हैं
क्योंकि इनकी मेटास्टेबल स्टेट के अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 0.05 का डिफरेंस है, जिसकी वजह से ये दोनों को आपस में बैकअप देते हैं। जब इलेक्ट्रॉन अपनी एक्साइटेड स्टेट से अपनी मेटास्टेबल स्टेट में आता है ना, तो उसके जो रिलेटिव एनर्जी बच जाती है वो होती है 18.7, और फ़र्क कितना आ गया 20.66 से 20.66 से मेटास्टेबल स्टेट के अंदर फ़र्क कितना है, यह सिर्फ 1.96 का। तो इससे हमें कितनी किस एनर्जी की लेज़र्स मिलती हैं, 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हमें लेज़र मिलती है। किससे? हीलियम नियॉन लेज़र। हीलियम नियॉन लेज़र किस एनर्जी की लेज़र बनाता है? 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है। अब लेज़र्स कहाँ यूज़ होती है? लेज़र यूज़ होती है वेल्डिंग के, फॉर वेल्डिंग टूल्स। उसके बाद लेज़र यूज़ होती है हम ऑर्गेनल्स को डिस्ट्रॉय करने के अंदर। लेज़र यूज़ होती है कैंसर के मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय करने के अंदर हमारे बॉडी के अंदर, और काफ़ी आई ट्रीटमेंट्स के अंदर भी लेज़र का बहुत ज़्यादा रोल आने लग गया। हीलियम नियॉन लेज़र बेसिकली जो हमने बनाई थी वो बनाई ही ऑप्थामोलॉजी के लिए थी। ऑप्थामोलॉजी यही है कि वो हमारी आई की ट्रीटमेंट के लिए हीलियम लेज़र नियॉन यूज़ हुई थी। फिर इसके अंदर एक क्वेश्चन आया था एनईटी के अंदर, लेज़र कैन बी यूज टू जनरेट 3 डायमेंशनल इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम कहते हैं होलोग्राफी। होलोग्राफी के अंदर हम लेज़र यूज़ करते हैं जो कि जनरेट करते हैं 3 डायमेंशनल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसको हम क्या कहते हैं? होलोग्राफी। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो कि आया था, ये मैं लिखता भी हूँ ताकि दिमाग में बैठ जाए, आप भी अपने नोट्स के अंदर, क्योंकि नोट्स साथ साथ बनाओ, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। होलोग्राफी लेज़र यूज्ड टू प्रोड्यूस 3 डायमेंशनल इमेजेस। यहाँ पे ये चैप्टर होता है पूरा, मैंने सारा चैप्टर डिटेल के अंदर पढ़ाया है। अब जिसने एफएससी भी नहीं पढ़ी थी ना, उसको भी काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जो समझ रहा था कि उसको एफईसी में भी उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे, तो अब इंशाल्लाह उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इस चैप्टर में और कुछ ख़ास रहता नहीं है जो छोड़ा हो। बाकी आप इसकी प्रैक्टिस करो एमसीक्यू वगैरह की, तो जो समझना है तो वो पूछ लिया करो। यहाँ पे लेक्चर ख़त्म होता है। अब अगला लेक्चर आएगा सर्कुलर मोशन का, चैप्टर नंबर फर्स्ट ईयर, मतलब फर्स्ट ईयर और हम सेकंड ईयर पैरेलल में लेके जा रहे हैं, तो अगला लेक्चर अब फर्स्ट ईयर का आएगा।